CMA इंटरमीडिएट का बिल ऑफ एक्सचेंज चल रहा था। आज हम लोग का लेक्चर नंबर 3 है, ठीक है। इसमें आज हम लोग समझेंगे, पिछले क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके थे कि अलग अलग कंडीशंस में बिल कैसे कैसे काम करता है। आज हम लोग पढ़ेंगे अगर बिल डिसऑनर्ड हो जाए तो क्या क्या कंडीशंस होता है, ठीक है। डिसऑनर्ड का मतलब ये समझ जाना कि बिल का पेमेंट नहीं हुआ। जो ड्रॉवी है वो ड्रॉवी है जो उस टाइम में पेमेंट नहीं किया। ड्रॉवी जो है पेमेंट ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं किया है, ठीक है ना। तो उस टाइम में जो बिल बनाया है कौन, ड्रॉवर क्या करेगा, उसके लिए वो बिल क्या हो जाएगा, बाउंस हो जाएगा, ठीक है। तो जिसको हम लोग बोलते हैं डिसऑनर्ड, ठीक है। तो जब बिल का पेमेंट नहीं हुआ तो उस टाइम में नुकसान किसका, ड्रॉवर का, है ना। तो ड्रॉवर का जब नुकसान हो जाता है तो उस टाइम में ड्रॉवर को अलग से पैसा चार्ज देना पड़ता है, जिसको हम लोग नोटिंग चार्ज करते हैं, है ना, जिसको हम लोग नोटिंग चार्ज बोलते हैं। तो ये पैसा किससे चार्ज करता है, वो ड्रॉवी से, ठीक है। ड्रॉवी से चार्ज करेगा नोटिंग चार्ज के नाम से, और वो खुद पेमेंट करेगा एज ए कैश के फॉर्म में, ठीक है ना। क्लियर हो गया, ठीक है। तो अलग अलग कंडीशंस है, हम लोग समझते हैं। डिसऑनर्ड ऑफ द बिल क्या है। डिसऑनर्ड ऑफ द बिल का मतलब क्या बताया कि अ बिल ऑफ एक्सचेंज कैन बी डिसऑनर्ड आइदर द एक्सेप्टेंस और नन पेमेंट। अगर पेमेंट नहीं होता है तो उस टाइम हम लोग कैसे इसको पेमेंट करेंगे, उसके बारे में। पेमेंट नहीं होता है तो क्या कंडीशंस होता है, मतलब उसको बोलते हैं हम लोग डिसऑनर्ड ऑफ द बिल। अब आता है डिसऑनर्ड बाय द नन एक्सेप्टेंस। डिसऑनर्ड बाय नन एक्सेप्टेंस, अ बिल ऑफ एक्सचेंज कैन बी डिसऑनर्ड बाय द नन एक्सेप्टेंस, मतलब एक्सेप्टेंस नहीं हुआ। व्हेन द ड्रॉवी आर वन पर्सन इन सेवरल ड्रॉवी नथिंग टू बी पार्टनर मेक अ डिफॉल्ट इन द एक्सेप्टेंस ऑफ द ड्यूली रिक्वायर्ड टू बी एक्सेप्टेंस ऑफ द बिल, ठीक है। मतलब यहाँ पे बोल दिया कि फाइनली ड्रॉवी जो है पेमेंट उस टाइम में पेमेंट क्लियर नहीं किया, एक्सेप्टेंस नहीं हुआ, बिल का पेमेंट एक्सेप्टेंस नहीं हुआ, तभी वो डिसऑनर्ड कहलाएगा। तीसरा नेक्स्ट केस है डिसऑनर्ड बाय द नन पेमेंट। यहाँ पे नन एक्सेप्टेंस था, मतलब बिल का एक्सेप्टेंस नहीं हुआ, यहाँ पे बिल का पेमेंट नहीं हुआ, तभी वो केस में क्या कहलाएगा, डिसऑनर्ड कहलाएगा। व्हेन अ बिल इज नॉट इज ऑनर्ड बाय द पेमेंट एंड पेमेंट इज नॉट टू बी ड्रॉवी एंड द होल्डर ऑफ दैट डेट मेच्योरिटी इज रेफर टू डिसऑनर्ड बाय द नन पेमेंट, ठीक है ना। उस टाइम में जो होल्ड करेगा उसके लिए क्या हो जाएगा, डिसऑनर्ड हो जाएगा वो पेमेंट। क्लियर हो गया। अब आता है नोटिंग चार्ज, नोटिंग ऑफ द बिल, ठीक है। तो एक चार्ज है जो कि नोटरी पब्लिक कोर्ट के द्वारा उसको हम लोग चार्ज देना पड़ता है कि भाई ये पेमेंट नहीं किया है, उस पर हम लोग को मान लीजिए लीगली तौर पे उस पर कार्रवाई करने के लिए तो नोटिंग चार्ज देना पड़ता है। तो नोटिंग चार्ज का भी पैसा ड्रॉवी को देना पड़ता है। किसको, ड्रॉवर को। ड्रॉवर कैश के फॉर्म में दिया और ड्रॉवी जो है नोटिंग चार्ज के फॉर्म में देगा। क्लियर, ठीक है। चलिए देखिए क्या लिखता है। इन द रिकॉर्डिंग ऑफ द फैक्ट डिसऑनर्ड ऑफ द बिल इज नोटरी पब्लिक इज टू बी रेफर्ड टू द नोटिंग ऑफ द बिल फॉर द पर्पस ऑफ द फीस कॉल्ड इज नोटिंग फीस एंड नोटिंग चार्ज। उस जो नोटरी पब्लिक से करवाते हैं, नोटरी पब्लिक क्या होता है, नोटरी पब्लिक का मतलब होता है कि फाइनली आप ये करवाओ कि जो बिल बाउंस हो गया है, बिल का पैसा नहीं मिला है है ना, तो उसलिए आप उसके लिए एक लीगल क्या बोलते हैं, लेटर तैयार करवा रहे हैं। तो लेटर तैयार करने के लिए आपको पैसा देना पड़ता है, समझिए, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। लीगल नोटिस इज रिक्वायर्ड फॉर द पेड, ठीक है। इट इज द एक्सपेंसेस फॉर द होल्डर के लिए, मतलब ड्रॉवी के लिए क्या है, एक्सपेंसेस है ऑफ द बिल एंड द रिकवरी फ्रॉम द पार्टीज रिस्पॉन्सिबल टू द डिसऑनर्ड। और रिकवरी किससे करेंगे, वो जो पार्टीज उसको रिस्पॉन्सिबल होगा उससे रिकवरी करेंगे। डिसऑनर ड्यू टू इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या हो गया कि सामने वाला पार्टी जो है जिसे बिल लेना था वो पार्टी क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब कंगाल हो गया, पैसा उसके पास है ही नहीं, मतलब वो बिजनेस उसका डूब गया। तो दे विल बी कॉल्ड इंसॉल्वेंसी। मतलब सामने वाला पर्सन बोल रहा है कि सर हम इंसॉल्वेंट हो गए, हम पैसा पेमेंट नहीं कर पाएंगे, तो उस केस में भी मेरा बिल क्या हो जाएगा, डिसऑनर्ड हो जाएगा। बिल इज एक्सचेंज एंड discounted due to insolvency, the drawee or acceptors of the bill either nothing is recovered from the drawee and acceptance the partial amount of recover in the full final payment. The claim is in the books of the drawer and drawee amount to debited is as a bad debts account to be pulled in while the books of drawee to transfer from deficiency account। उस टाइम में ड्रॉवी क्या करे, ड्रॉवर क्या करेगा और डेफिशिएंसी अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या समझ में आया, सिंपल ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि ड्रॉवर जो है, ड्रॉवर क्या किया, एक बिल बनाया, ठीक है, और ड्रॉवी उसको क्या किया, एक्सेप्ट किया। ड्रॉवी क्या किया, उसको बिल को एक्सेप्ट कर लिया।
ड्रॉवी बोलता है कि हम फाइनली उस दिन पे ला करके पेमेंट कर देंगे, ठीक है। और ड्रॉवर भी एक्सेप्ट कर लिएगा, ठीक है आप उस दिन में आकर के हमको पेमेंट कर दीजिएगा। बाकायदा इसमें आप लोगों को क्या मिल गया, इसमें 3 दिन का ग्रेस डेज भी मिल जाता है कि 3 दिन का ग्रेस डेज भी दिया। अगर ड्रॉवी उस डेट पे पेमेंट नहीं करता है, चाहे कोई भी कंडीशन हो, ठीक है ना, ड्रॉवी अगर पेमेंट नहीं करता है तो उस केस को हम लोग क्या बोलते हैं, बिल ऑफ डिसऑनर्ड। क्या बोलते हैं, बिल ऑफ डिसऑनर्ड। बिल ऑफ डिसऑनर्ड जिसको हम लोग बोलते हैं बाउंस कर जाना, है ना। बिल मेरा क्या हो गया, बाउंस कर गया, मतलब बिल का पैसा मिला ही नहीं। समझ में आ गया। चलिए अब इससे रिलेटेड एक केस क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस क्या बोलता है, देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, इलस्ट्रेशन नंबर 3। मिस्टर एक्स गुड्स सोल्ड 15,000 मिस्टर वाई। मतलब ये ड्रॉवर कौन है, ड्रॉवर कौन है एक्स और ड्रॉवी कौन है वाई। इमीडिएटली ड्यू द बिल एंड 1 जनवरी 2022 पेबल आफ्टर द 3 मंथ। 3 मंथ के लिए उसको समय दिया गया। द मैच्योरिटी बिल बी डिसऑनर्ड एंड 50 पेड फॉर द होल्डर जो है उसको 50 रुपीज़ पेड करना पड़ा एज अ नोटिंग चार्ज। मतलब बिल जो था वो डिसऑनर्ड हो चुका, होल्डर को मतलब एक्स को क्या करना पड़ा, 50 रुपीज़ का पेमेंट क्लियर करना पड़ा, क्या नाम से, नोटिंग चार्ज के नाम से। जनरल एंट्री विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ एक्स एंड वाई गिवन द बिलो फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। अलग अलग कंडीशंस में, जैसे क्या बोलता है, पहला केस है व्हेन बिल वाज केप्ट बाय मिस्टर एक्स टिल मैच्योरिटी। अगर बिल पेमेंट कर देता है तो उस टाइम में क्या हो जाता है, देख लीजिए। पहला केस है केस नंबर 1। तो एक्स का केस में किसका अकाउंट में बनाएंगे, वाई का, है ना। एक्स का रिकॉर्ड रखेगा, वाई का रिकॉर्ड रखेगा। तो एक्स सेल किया है, वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स 15,000 का। बिल भी बनेगा बी आर अकाउंट डेबिट टू वाई 15,000 का। लेकिन 5 अब 3 महीने का समय मिला, जनवरी से लेकर के अप्रैल में 4 तारीख को हमको पेमेंट करना था, लेकिन वो पेमेंट तो किया नहीं। तो उस टाइम हम लोग क्या हो जाएगा, बिल डिसऑनर्ड हो जाएगा। देख लीजिए बिल डिसऑनर्ड, ठीक है, नरेशन में लिखा है बिल डिसऑनर्ड। क्या हो गया, तो ये जो एंट्रीज है, ये वाला ऊपर वाला एंट्रीज वो क्या हो गया, उलट हो गया। तो क्या हो गया, वाई अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवर और साथ साथ में उसको क्या देना पड़ा, 50 रुपीज़ का नोटिंग चार्ज हो गया। क्लियर, ठीक है। अब यही वाले एंट्रीज हम लोग वाई के अकाउंट में देखते हैं क्या बोल रहा है। वाई के अकाउंट में देख लीजिए, वाई के अकाउंट में क्या बोलता है, 1 जनवरी को परचेज किया था 15,000, किससे, एक्स से परचेज किया था, ठीक है। उसी दिन वो बिल बनाया, एक्स अकाउंट डेबिट बिल्स पेबल, ठीक है। और 4 अप्रैल को पेमेंट नहीं कर पाया, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू, अब जो ड्रॉवी है एक्स वाई जो है वो 50 रुपीज़ को उसको चार्ज देना पड़ गया। 50 रुपीज़ मतलब नोटिंग चार्ज, और ये इसको देगा, वो एक्स को देगा, कितना देगा, 15,050 रुपीज़। ये हो गया कंडीशन, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे कंडीशन क्या बोलता है। अब केस नंबर 2 बोलता है। केस नंबर 2 क्या बोल रहा है बाबू, ध्यान से समझिएगा। बोलता है कि व्हेन द बिल इज डिस्काउंटेड बाय मिस्टर एक्स विल बी बैंक इज इमीडिएटली कितना, 12%। मतलब मिस्टर एक्स जो था वो उस बिल को डिस्काउंट करवा लिया बैंक से जाकर के। उसको ये नहीं पता था कि वाई जो है बाउंस करवा देगा, ठीक है। तो अब क्या होगा उस केस में, देख लीजिए। केस नंबर 2, वाई के एक्स के अकाउंट में क्या होगा, सबसे पहले एक्स वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स 15,000, उसके बाद बिल बनेगा, बिल बी आर अकाउंट डेबिट टू वाई के नाम से, और डिस्काउंट करवाए उसी दिन जाकर के डिस्काउंट करवा लिए कौन, एक्स जो है डिस्काउंट करवा लिए। कितना डिस्काउंट कर रहे हैं, 15,000 का कितना परसेंट, 3/12 जो 3 मंथ का मिला था, और क्या 12% का डिस्काउंट करवा लिए जाकर के। ये जो डिस्काउंट करवाया तो कितना डिस्काउंट मिला, 450 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला, ठीक है। तो बैंक उसको पैसे रिमेनिंग पैसा दे दिया, 14,550 रुपीज़ को पेमेंट कर दिया, बाकी पैसा डिस्काउंट में, और बिल रिसीव कर लिया कौन, बैंक रिसीव कर लिया उस चीज़ को, ठीक है। लेकिन 4 अप्रैल को क्या किया, बैंक को नोटिंग चार्ज देना पड़ गया। किसको देना पड़ गया, नोटिंग चार्ज, किसको, बैंक को। किसके बिहाफ में, वाई के बिहाफ में, क्योंकि पैसा किससे मिलने वाला था उसको, वाई से मिलने वाला था। वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये हो गया क्लियर, ठीक है। ये हो गया दूसरा केस। अब वही केस जो है वाई के अकाउंट में सेम एंट्री उसी तरीक़ा से हो जाएगा, चाहे वो एक्स के बिहाफ में हो चाहे वो बैंक के बिहाफ में हो। बैंक एक्स को तो नोटिंग चार्ज देना ही है, वो एक्स को दे चाहे बैंक को दे, वो नोटिंग चार्ज अपने अकाउंट में लिखेगा ही लिखेगा, ठीक है। तो दूसरे केस के लिए भी सेम एंट्री यही रहेगा, दूसरे केस के लिए भी सेम एंट्री, और फर्स्ट केस के लिए भी सेम एंट्री है, ठीक है, वाई के अकाउंट में। अब लास्ट केस है वो देखते हैं, थर्ड नंबर क्या बोलता है बाबू, बोलता है व्हेन बिल ऑफ इंडोज मतलब थर्ड पार्टी को दे दिए, एक्स इन फेवर ऑफ क्रेडिटर ऑफ मिस जेड को वो दे दिया अपना बिल, ठीक है। मतलब एक्स जो है
अपना बिल किसको दे दिया, Z को दे दिया। इसका मतलब X को किसको पेमेंट करना था, Z को। तो अब X को किससे पैसा मिलने वाला है, Y से पैसा मिलने वाला है। तो अब क्या करेगा, जो पैसा मिलने वाला तो डायरेक्ट बोल दिया कि Z को पेड कर देना, तो Z को पैसा मिल जाएगा। Z को X से लेना था तो वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब X को कंडीशन ये नहीं पता था कि मेरा Y जो है वो पेमेंट नहीं करेगा, ठीक है। तो अब इसका कंडीशन हम लोग को समझना होगा। चलिए इंटरेस्ट समझते हैं। पहला केस देख लीजिए, एंट्री है। सबसे पहले नॉर्मली जैसा हम लोग सेल का एंट्री करते हैं, Y अकाउंट डेबिट टू सेल्स 15,000, बिल बनेगा, बिल बना दिए, ठीक है। और सेम डेट पे हम लोग क्या कर दिए, फेवर कर दी किसके अकाउंट में, Z के अकाउंट में। Z अकाउंट डेबिट टू क्या, बिल BR के अकाउंट में कर दिए। कौन किसके अकाउंट में, ये X के अकाउंट में बन रहा है, ठीक है ना। X के अकाउंट में ये सब एंट्री बन रहा है। अब जैसे ही क्या हुआ, जब 4 तारीख को पेमेंट करने का दिन आया तो Y पेमेंट नहीं किया, तो नोटिंग चार्ज किसको देना पड़ जाएगा, Z को देना पड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि बिल किसके पास है, Z का है, ठीक है। तो ये एंट्री क्या हो जाएगा, Y अकाउंट डेबिट टू Z अकाउंट 50,550 रुपीज़ का नोटिंग चार्ज देगा। तो एंट्री क्या होगा, Y अकाउंट डेबिट टू Z अकाउंट। क्लियर हो गया, ये X के अकाउंट में है। Y अपना अकाउंट में क्या लिखेगा, सेम एंट्री, ये जो पहले अभी हम लोग सेकेंड एंट्री और फर्स्ट एंट्री पढ़े थे, थर्ड एंट्री भी एज इट इज़ होगा वही वाला। क्लियर है, आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक है, वो हम लोग को क्या समझना है, समझने का समय, रिन्यूएबल ऑफ बिल्स। रिन्यूएबल ऑफ बिल्स का मतलब क्या हो गया कि अभी थोड़ी देर पहले पढ़े कि X जो है और Y है, तो Y जो है पेमेंट करेगा बिल का और X जो है उसको रिसीव करेगा, लेकिन Y पेमेंट नहीं कर पाया, तो बिल क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया, ठीक है। तो क्या ऐसा कंडीशन हो सकता है कि इस बिल जो बिल बाउंस हो गया है या बिल डिसऑनर्ड हो गया, इसको रिन्यू करवा पाए। रिन्यू का मतलब उसको खुद कुछ समय के लिए और मोहलत ले ले कि हाँ ठीक है, हम कुछ दिन के बाद और हम इस बिल को पेमेंट करवा देंगे, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, हाँ ऐसा हो सकता है कि हम किससे रिक्वेस्ट करें, ड्रॉवर से रिक्वेस्ट करें कि सर आप बिल फिर से बना दीजिए, जितने दिन का आप एक्सटेंशन दीजिएगा उतने दिन का हम आपको क्या देंगे, एज ए इंटरेस्ट भी देंगे। अब हमको बिल रिन्यू कर करके दे दीजिए, मतलब जितना दिन दिया था उसका, भाई ड्रॉवर का मर्जी है, अगर ड्रॉवर कर देता है ऐसा तो उसको बिल का भी पैसा मिलेगा, नया बिल भी बन जाएगा और इंटरेस्ट भी मिलेगा, किसको, ड्रॉवर को। क्लियर, समझ में आ गया। रिन्यूएबल ऑफ बिल्स का मतलब क्या हो गया, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, when the holder of the bill is not to position to meet the bill and the due date, the drawee X approaches the drawer to request the extension of the time of the payment। अब जान रहा है कि हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे, तो अप्रोच किया कि सर क्या कर दीजिए, बिल का एक्सटेंशन कर दीजिए, आप जितने दिन का एक्सटेंशन करिएगा उतने दिन का हम क्या कर देंगे, आपको इंटरेस्ट दे देंगे। द ड्रॉवर एग्री टू द ओल्ड बिल इज कैंसल्ड, ड्रॉवर क्या कर दिया, पुराने बिल को कैंसिल कर देंगे, एंड द फ्रेश बिल विल न्यू इन टर्म्स ऑफ पेमेंट ड्रॉन ड्यूली एक्सेप्टेड द डिलीवरी द कैंसल्ड दिस इज कॉल्ड रिन्यूएबल ऑफ द बिल्स। इसी को रिन्यूएबल ऑफ द बिल्स बोलते हैं। आगे तीसरा कंडीशन क्या बोला, द न्यू बिल इज ड्रॉन एन एक्सटेंशन टाइम पीरियड सच एज इंटरेस्ट चार्ज टू बी एक्सटेंडेड एज पीरियड, मतलब उसमें हम इंटरेस्ट भी चार्ज करेंगे, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि इंटरेस्ट भी आपको देना है, जितना दिन का एक्सटेंशन आपको मिला उतना दिन का आपको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। समझ में आ गया रिन्यूएबल ऑफ बिल्स का मतलब क्या हो गया। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 4 क्या बोलता है, फरवरी 1 2020 X सोल्ड Y कितना का, 18,000 का, और 3,000 पेड बाय Y इमिडिएटली, मतलब 18,000 का वो सोल्ड के परचेज किया, 3,000 रुपये तुरंत उसको पेमेंट कर दिया, तो बिल कितने का बनेगा, 15,000 का बिल बनेगा, ठीक है। द बैलेंस ऑफ द एक्सेप्टेंस ऑफ 3 मंथ बिल, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3 मंथ बिल बन रहा है, यहाँ पे 3 मंथ का बिल बन रहा है, ड्रॉन बाय द X उसको बनाएगा। ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी बिल Y रिक्वेस्टेड X टू कैंसल ओल्ड बिल, Y रिक्वेस्टेड किया कि भैया इस बिल को कैंसिल कर दीजिए, एंड द न्यू बिल टू फॉर द पीरियड ऑफ 2 मंथ, और नया बिल बना करके दीजिए हमको। द फर्दर एग्री टू पे द इंटरेस्ट ऑफ X, और वो एग्री किया कि हम इंटरेस्ट इस चीज़ का देंगे, 12% की इंटरेस्ट यहाँ से देंगे। तो X एग्रीड टू Y रिक्वेस्ट एंड कैंसल द ओल्ड बिल एंड ड्यू द न्यू बिल, दिस विल बी मेड टू मेच्योरिटी बाय Y। अब मिलेगा कब, मेच्योरिटी, जिस दिन मेच्योरिटी होगा, पास द नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर एंड ड्रॉवी, मतलब X और Y के अकाउंट में, दोनों के अकाउंट में एंट्री करने के लिए बोला है। चलिए समझते हैं, सबसे पहले क्या हुआ, X के अकाउंट में समझते हैं। X क्या किया, 1 फरवरी को बिल सेल किया, कितने का, 18,000 का सेल किया, उसको पैसा मिला,
एक ही तारीख को 3,000 का कैश मिल गया और बाकी का क्या बना दिया, बिल बना दिए, 15,000 का बिल बना दिए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे उसमें क्या बताया, 1 मई को कितने मंथ का मिला था, 1 फरवरी था ना, फरवरी था, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में पेमेंट होने वाला था। तो मई में पेमेंट होने वाला था तो वो बिल तो कैंसिल हो गया। अब उसके बाद 2 महीने का और एक्सटेंशन मिला उसको, 1 मई के बाद से, मई तो हो गया जून और जुलाई, 2 महीने का एक्सटेंशन। जितने मंथ का एक्सटेंशन मिला उसको इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा। तो उस टाइम में क्या हो गया, वाई अकाउंट डेबिट, कितना, वाई अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवर टू इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा 12% का। कितने मंथ का एक्सटेंशन था, 2 मंथ का, 2 महीने का इंटरेस्ट दे दिए, 300 रुपये इंटरेस्ट, 15,000 का बिल, और टोटल कितना पेमेंट करना होगा, वाई को 15,300 रुपये पेमेंट करना होगा। 4 तारीख को बिल क्या हुआ, बिल बनाया, ये बिल का पैसा कैसे, कैश के फॉर्म में मिल गया। बिल रिसीवेबल अकाउंट 15,000 और वाई अकाउंट डेबिट टू ये हो गया बिल्स। अब मेच्योरिटी कब होगा, ये 2 महीने के बाद में, 2 महीने के बाद मतलब 4 तारीख को, 4 मई को बिल बना है ना, उसी दिन से 2 महीने का काउंट होना स्टार्ट होगा और 3 महीने का क्या मिलेगा, एक्सटेंशन मिलेगा। तो मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, है ना, जुलाई, तो 4 जुलाई प्लस 3 दिन, तो 7 जुलाई हो जाएगा। 7 जुलाई को पेमेंट मिलेगा किसको, वाई को, एक्स को पेमेंट मिलेगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवर के अकाउंट के नाम से पैसा मिल जाएगा। क्लियर। अब वही वाई अपने अकाउंट में क्या करता है, ध्यान से देखिए, परचेज किया 18,000 का, एक्स का कैश दिया 3,000 का और बाकी का बिल्स पेबल करवा लिया। वो जानता है, वो बोला कि 3 एक्सटेंशन करवा लिए बिल का, तो बिल्स पेबल तो कैंसलेशन हुआ, बिल को कैंसिल करवाएं। ठीक है, 15,000 और इंटरेस्ट दिए कितना, 300, बिल का पैसा दे दिए, साथ साथ जो इंटरेस्ट लगा उसका बिल का पैसा दे दिए 300 रुपया, तो बचा कितना, 15,000। तो 15,000 का बिल ही पेमेंट करना है। तो कब पेमेंट करेगा वो, 7 जुलाई को जाकर के वो बिल पेमेंट करेगा, है ना, 15 तारीख को, 7 जुलाई को जाकर के पेमेंट कर देगा। कितना का, 15,000 का पेमेंट। अगर इन केस आगे का क्वेश्चन हो सकता है कि ऐसा डाले आप लोग का एग्जाम में या कुछ में भी डाले कि इन केस अगर ये वाई जो है, एक्स का जो इंटरेस्ट का पेमेंट जो है ये नहीं पेड करता है, तो वो किसके नाम से जुड़ जाएगा, वो वाई के नाम से ही जुड़ जाएगा, 300 रुपया एडेड हो जाएगा ये एक्स के नाम से। ठीक है, और बाद में जब वो पेमेंट करेगा यहाँ पे बैंक से, तो 15,300 रुपये वो पेमेंट करेगा एज ए, मतलब बिल का पैसा प्लस इंटरेस्ट का पैसा एक साथ जोड़ करके। ठीक है, तो कंडीशन डाल सकता है एग्जाम में, ऐसा भी हो सकता है बाबू। ठीक है, समझे। चलिए आगे समझते हैं, आगे का टॉपिक क्या है। बहुत अच्छा टॉपिक है, समझने वाला है। लास्ट टॉपिक है हम लोग को समझिएगा, तो इस टॉपिक मतलब यहाँ तक का। ठीक है, तो रिटायरमेंट ऑफ द बिल, रिटायरमेंट ऑफ द बिल का मतलब क्या हो गया, समझाते हैं डायरेक्टली, समझने की कोशिश करिए। ड्रॉवर है, ड्रॉवी है, उसको ड्रॉवर जो है 2 महीने का, 3 महीने का समय दिया कि 3 महीने में आप पेमेंट कर दीजिएगा। तो ड्रॉवी जो है बोला एग्री कर गया, हाँ ठीक है हम पेमेंट कर देंगे, 3 महीने में पेमेंट कर, 3 महीने का समय दिया। ड्रॉवी क्या किया, वो बिफोर 1 मंथ, मतलब 2 महीना गुजरने के बाद 1 महीना पहले ही वो जा करके पेमेंट क्लियर कर दिया, मतलब 2 महीना में ही क्लियर कर दिया, 3 महीना मैच्योरिटी पीरियड तक आने ही नहीं दिया वो। ठीक है ना, तो ड्रॉवर के लिए तो अच्छा कस्टमर हो गया। तो ड्रॉवर खुश होकर के उसको क्या देता है, रिबेट देता है ना, रिबेट देता है, जिसको हम लोग डिस्काउंट बोलते हैं कि ठीक है आपका 10,000 का बिल था, आप हमको 2 महीना पहले ही चुका दिए, तो आप हमसे 200 रुपये का क्या ले लीजिए, डिस्काउंट ले लीजिए, जिसको हम लोग रिबेट बोलेंगे। ठीक है, तो उस केस के लिए हम लोग उसको बोलते हैं क्या, रिटायरमेंट ऑफ द बिल बोलते हैं। समझ में आया। खाली हमेशा बाउंस तो नहीं ना होगा, ऐसा भी तो होगा, बहुत सारा ऐसा कस्टमर होता है कंपनीज वगैरह में कि वो क्या करेंगे कि बिल का पैसा जो है वक्त से पहले चुका दें, तो इसका मतलब वो उस कंपनी के लिए लॉयल है। और लॉयल कस्टमर को कोई भी चाहता है अच्छा से, तो रॉयल कस्टमर ज़्यादातर तक मेरे पास में रहे, तो कोई भी कंपनी क्या चाहेगा, उस मेरे कंपनी में ज़्यादा दिन तक रहे, तो कुछ ना कुछ थोड़ा सा डिस्काउंट वो देता है। क्लियर हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बोलते हैं, आगे क्या बोलते हैं, रिबेट ऑफ बिल्स। देखिए इसमें क्या समझा है, व्हेन द ड्रॉवर इज ड्रॉविस पेल्स बिफोर द ड्यू डेट एंड termed as the retirement of the bills, bill retirement कर दिया, and the happenings of the mutual understanding between the drawer and drawee। ठीक है, उसको क्या कर दिया, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके बीच में वो लोग क्या कर लिया, बिल का डिस्काउंट करवा लिया, मतलब रिटायर करवा लिया कि हाँ चलो बिल का पेमेंट हो गया फाइनली। इन केस ऑफ द रिटायरमेंट, सच रिटायरमेंट एंड इंटरेस्ट पेबल इज द अनएक्सपायर्ड पीरियड द बिल्स,
मतलब बिल का पीरियड जो है एक्सपायर्ड नहीं हुआ है, उससे पहले ही हमको क्या करना है, पेमेंट क्लियर कर दिए। द बिटवीन द डेट ऑफ पेमेंट एंड द मैच्योरिटी द होल्डर हैज बिल दिस पे द agreed rate of interest. This amount to be interest is referred to rebate of the bill, उसको बोलते हैं rebate of the bill. This rebate of bills happen to be an income and drawing expenses as a pay. इसको पेमेंट करना होगा। चलिए थोड़ा समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या बोलता है, X sold 10,000 Y 1 January 2022. Immediately draw the bill. Y is 3 months, 3 मंथ का भी नहीं मिला, मतलब जनवरी बना, जनवरी फरवरी मार्च में पेमेंट करना है, ठीक है। सम अमाउंट Y एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटेन X। 4 अप्रैल को, 4 मार्च को इसको पेमेंट करना। Y रिटायर हिज एक्सेप्टेंस अबर द रिबेट ऑफ 6 मंथ पर एनम एंड यू आर रिक्वायर्ड। तो अगर रिबेट कर देता है तो उसको रिबेट का परसेंटेज कितना मिलेगा, 6% का मिलेगा, ठीक है। तो 4 जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च, मार्च से अप्रैल, अप्रैल तक 3 महीने जाएगा, जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च, मार्च से अप्रैल। तो कितने तारीख को पेमेंट कर दिया, 4 मार्च को ही आकर के पेमेंट कर दिया, मतलब 1 मंथ बिफोर आकर के पेमेंट कर दिया। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उसको रिबेट देंगे, 6 मंथ का 6% का रिबेट देंगे, ठीक है। जितने मंथ पहले वो पेमेंट कर दिया उतना मंथ का उसको रिबेट मिलेगा। पास नेसेसरी जनरल एंट्री ऑफ द बोथ ऑफ एक्स एंड प्रिपेयर द वाई अकाउंट एंड उसके बाद एक्स अकाउंट। चलिए आगे देखते हैं, पहले इंटरेस्ट समझते हैं एक्स के अकाउंट में। वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स, देन 10,000 बिल बनाए 10,000, ठीक है। अब इसको 4 मार्च को ही पेमेंट मिल गया, तो क्या कर देंगे, 10 तारीख को 10,000 का 6% 1/10, 1/12 कैसे आ गया, 3 महीने का समय मिला था, है ना। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च, मार्च से अप्रैल, 3 महीना हो गया। 3 महीने तो वो मार्च में ही आकर के पेमेंट कर दे, मतलब 1 मंथ बिफोर। तो 1 मंथ का इसको क्या मिला, इसको रिबेट मिला, ठीक है। 10,000 का 6% और 1/12, तो कितना परसेंट इसको डिस्काउंट मिला, 50 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला। 10,000 में उसको कितना पेमेंट करना होगा, 9,950 रुपये का बैंक से वो पेमेंट क्लियर कर दिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं वाई के अकाउंट में क्या बन रहा है। वाई अपने अकाउंट में क्या बनाया, तो परचेज किया, परचेज अकाउंट डेबिट टू 10,000 एक्स और एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, और वो क्या किया, 4 तारीख को जाकर के पेमेंट क्लियर कर दिया, ठीक है। आगे देखिए 10 बिल्स पेबल कितना 10,000, ठीक है। कैश कितना दिया, वो 9,950 रुपीज़ का, और रिबेट कितना करवा दिया, 50 रुपीज़ का रिबेट करवा दिया, ठीक है। कैसे निकाले वो 50 रुपीज़ आपको बताएं, ठीक है। 10,000 का 6% इंटू 1/12 करके ये निकाला, तो इतना का उसको रिबेट मिल गया, ठीक है। अब आते हैं, इसको लेजर तो बना हुआ है, तो आप लोग इसका अकाउंट भी बना सकते हैं। वाई के अकाउंट में वाई अपना अकाउंट किसका किसका मेंटेन करेगा, एक्स का और बिल्स पेबल का, और जो एक्स जो है वो किसका अकाउंट मेंटेन करेगा, वाई का, और आप लोग बिल्स पेबल का अकाउंट। तो जनरल एंट्री जानते हैं, तो अकाउंट लेजर बनाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। टॉपिक कुछ छूटा नहीं है, टॉपिक अभी तक पढ़ा चुके हैं, जो पढ़ चुके हैं देखते जाइए, एकदम धीरे से देखिएगा अच्छे से। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, उसके बाद जैसा जितना बड़ा बड़ा क्वेश्चन बनाना है आप उससे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट याद रखना होगा, ठीक है। थैंक यू।